एनएलएम पढ़ा है पहले? एक्चुअली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? क्या आप जानते हो फोर्स क्या है? फोर्स इज ए स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। क्या इसका डायरेक्शन, इस व्हाइट बोर्ड का डायरेक्शन डिपेंड करेगा मैंने फोर्स कहां से लगाया? नीचे से लगाया, आगे से लगाया, ऊपर से लगाया, साइड से लगाया, कहां से लगाया? बात समझिए। मतलब फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अरे यार सही बात है, मैग्नीट्यूड एंड बेसिक बातें कर रहे हैं और कोई परेशान होने की बात नहीं है। फोर्स की सही यूनिट क्या होती है? शुक्र न्यूटन, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर न्यूटन, सही बात है। और फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? एनीवन? डायन। सीजीएस यूनिट क्या होती है? 1 न्यूटन इज 10 raised to the power 5 डायन। ठीक है। आपके सिलेबस में कौन कौन सी फोर्सेस हैं, ध्यान से सुनो। तुम्हारे सिलेबस में एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है न्यूक्लियर फोर्स, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन। ये सारी चीजें हैं तुम्हारे जेईई के सिलेबस में। ठीक है। इस फोर्स को आप पढ़ोगे क्लास 12th में, ये फोर्स आप पढ़ोगे क्लास 12th में। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स 12th में जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 12th में जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हम 11th में पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बाद, और स्प्रिंग फोर्स हम 11th में पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स हम 11th में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में डिटेल्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टेंशन, नॉर्मल और स्प्रिंग फोर्स, थोड़ा बहुत इस पे भी बात करेंगे। ठीक है। बेसिकली ये वो फोर्सेस है जो आपको पढ़नी है। ये तो हुआ ओवरव्यू फोर्स का। ठीक है। और फोर्स में कोई चीज इंपॉर्टेंट है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड चेंज करने से चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाएगी, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने से भी चेंज हो जाएगी।
कैसे मैं आपको बताता हूं। ऐसे समझो ये एक पेन स्टैंड है, ठीक है, इस पे मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई सेंटर से या नीचे से, तो देखो इसका मोशन क्या है, आगे चल रहा है, ठीक है। सेम 10 न्यूटन फोर्स, सेम डायरेक्शन, बट लगाई ऊपर से, क्या ये टॉपल कर जाएगा? अरे टॉपल कर जाएगा। तो फोर्स में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी? इट डिपेंड्स कि आप फोर्स लगा कहां से रहे हो। फेयर इनफ, ठीक है। लिख लो, जनरल डिस्कशन ऑन फोर्स। पढ़ना शुरू करो अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है। काइनेमेटिक्स खत्म करो नेक्स्ट वीक तक। वी विल बी स्टार्टिंग विद द टेस्ट नाउ, रेगुलर टेस्ट। हो गया फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री मैथ्स में भी हो गया ऑलमोस्ट। तो रेगुलर टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। हर सेकंड वीक में आप एक टेस्ट मान के चलो कि होगा। हो गया? चलो हेडिंग डालो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? पढ़ के आया ये लड़का। If a body is in a state of rest or in motion, it will continue to remain in a state of rest or in motion until an external force is applied on it. कुछ याद है कहानी? जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पे बाहर से कोई फोर्स ना लगाओ, वो अपना मोशन कंटिन्यू करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। कुछ याद आ रहा है? हाँ, कुछ पढ़ा था। देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ब्रैकेट में लिख लो लॉ ऑफ इनर्शिया। Law of inertia. Because the body will continue to remain in state of rest. The body will continue to remain in state of rest. The body will continue to remain in state of rest or in motion until and unless an external force is applied on it. Until and unless an external force is applied on it. Until and unless an external force is applied on it. ठीक है? कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था? नेक्स्ट लिखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या बोला न्यूटन ने सेकंड लॉ में? देखो पहले स्टेटमेंट लिखो, पढ़े हैं तुमने तीनों, लिखो स्टेटमेंट। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट Newton's second law states that force is equal to rate of change of momentum. Force is equal to rate of change of momentum. अब मैं बताता हूं तुम्हें 10th में क्या पढ़ाया गया था, ठीक है? तुम्हें 10th में क्या पढ़ाया गया था मैं तुम्हें वो बताता हूं, शायद तुम्हें 9th में शायद पढ़ाया गया था, तुम्हें रिकलेक्ट होगा शायद। देखो 9 बच्चे को बोलते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बेटा p वेक्टर इज गिवन एज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है? जिसकी यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम। तो बच्चे को बोला जाता है 10th 9th में, देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट, p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन टाइम। यहां से बोलते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p फाइनल मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस p इनिशियल मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास कॉमन लिया v minus u by and v minus u by t is a, so f is directly proportional to ma, f is equals to k ma। फिर बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 1 आती है, तो हमारे पास फॉर्मूला आया f is equals to, ये आपको 9 में पढ़ाया जाता है। कुछ याद आ रहा है गलती से भी? नहीं आ रहा तो बोल सकते हो नहीं आ रहा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 2 साल हो गए तुम्हें पढ़े हुए, ये तुम्हें 9th में पढ़ाया जाता है, ठीक है? दिस इज एब्सोल्युटली, समझ गए ना? अरे समझ गए रियल क्या है? देखिए ध्यान से, न्यूटन साहब ने बोला था कि जो फोर्स होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ, अब ये तुमको 9th में क्यों नहीं पढ़ाया जाता वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन आपने 9th में पढ़ा, बट अब आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आता है, बात याद आ रही है? तो न्यूटन साहब ने बोला कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt, p की जगह मास इनटू वेलोसिटी रख दो, d mv by। अब जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, जो कांस्टेंट होता है क्या वो बाहर आ जाता है? क्या मास कांस्टेंट है? हमेशा मास कांस्टेंट। आपको पता था ये पहले? क्या मास रिमेन्स कांस्टेंट? नो, मास भी चेंज होता है स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक ऐसी वेलोसिटी दे दो जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में छोटी ना हो, तो मास चेंज हो जाएगा। हम सेंटर ऑफ मास में और डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये मास का रियल फॉर्मूला होता है, वेयर दिस इज द रेस्ट मास, c स्पीड ऑफ लाइट। तो रियल लाइफ में क्या होता है, आप किसी भी चीज को बहुत तेज अगर एरोप्लेन को भी दौड़ा लोगे
तो आप दौड़ाओगे 500 मीटर पर सेकेंड। और तेज किसी चीज को अगर दौड़ा दोगे तो आप दौड़ाओगे 800 मीटर पर सेकेंड। सो ये 800 मीटर पर सेकेंड 3 into 10 raised to the power 8 उसका भी स्क्वायर। मतलब सोचिए वैल्यू कितनी छोटी है। बात समझ आ रही है? दिस इज लाइक 0.0000। तो इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले लेते हैं 1, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है। ये वही वाली बात है कि 1 माइनस 0.000000 तेरी 10-20 पुश्ते 0 लिखती रहे, उसके बाद एक 1 लगा दे, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली। तो डिनोमिनेटर में 1 आता है, इसलिए हम बोलते हैं मास इज इक्वल्स टू मास। मास कभी चेंज नहीं होता। बट अगर ये वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट या उसके आसपास की वेलोसिटी हो जाए तो आपका मास चेंज हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास में। अभी के लिए आप बस दिमाग में रखो कि मास भी रियल लाइफ में कांस्टेंट, वो रियलिटी में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं मास को कांस्टेंट मान लूं, इफ मास इज कांस्टेंट, तब हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू m बाहर आ गया dv बाय एंड dv बाय dt इज एक्सेलरेशन। अरे कुछ याद है? वेलोसिटी इज dx बाय dt, एक्सेलरेशन इज dv बाय dt। यहां से आता है F इज इक्वल्स टू m, यहां से नहीं, ये लिख दें। याद करने की बातें दो। पहली चीज, इसमें हम बहुत सारे भर भर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तुमने भी बहुत किए हैं F इज इक्वल्स टू m पे। याद करने की बातें दो। पहली चीज, क्या न्यूटन ने सेकंड लॉ दिया था F इज इक्वल्स टू m? नहीं, न्यूटन ने दिया था फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। F इज इक्वल्स टू m वहां से डिराइव करते हैं, न्यूटन ने नहीं दिया था ये। बच्चों को कई बार छोटे बच्चों से आप पूछो न्यूटन सेकंड लॉ, बोलेंगे F इक्वल टू m, F इक्वल टू m। F इक्वल टू m नहीं है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ये। दूसरी चीज, क्या हम F इक्वल टू m डायरेक्टली लगा सकते हैं? हाँ, बट कब तक? जब तक मास, अगर ऑल्दो बहुत कम ऐसे बातें होंगी आपके सामने, जनरली ये वेरिएबल मास की बातें एडवांस लेवल में होती हैं जनरली, जब अपन एडवांस के पेपर में घुस जाते हैं। बट फिर भी अपने दिमाग में होना चाहिए, अगर मास वेरी कर रहा है तो आप डायरेक्टली F इज इक्वल्स टू m नहीं लगा सकते। बात समझ आएगी? फिर कैसे करेंगे वो मैथ्स आप 12th में इवेंचुअली, मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर दोनों फंक्शन वेरी कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करना तुम्हें आता है? एक को एज इट इज लिखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को एज इट इज लिखो, पहले को डिफरेंशिएट करो, वो वहां से होगा। बट F इक्वल टू m नहीं होगा। ठीक है, सो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज, न्यूटन का सेकंड लॉ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड दूसरा F इज इक्वल्स टू m इज वैलिड इफ मास इज कांस्टेंट। कुछ बात समझ आई? इसे लिख लो, इसे मत लिखो। ये किसको आ रहे हैं नोटिफिकेशंस? तेरा फोन तोड़ देना है मैंने।
आंसर बोलो। कितना? अरे कितना? F is equals to 2 is equals to कितने लोगों ने सही आंसर सोच लिया था? क्या मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊं? अपने आप से पूछ के जवाब दो। कर लोगे? पक्की बात? बस याद दिला रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन तुमने किए हैं। चलो देखिए क्या बोल रहा है लड़का? बहुत हार्ड था। मैं इसको मैथ्स यूज करके ना हार्ड बना सकता हूं। तुम कुछ सोचो। चलो चलो खेलते हैं। सोचो इसको मैथ्स यूज करके हार्ड कैसे बना सकते हो। क्लास के बाद बता दूंगा एक बना के। नेक्स्ट करो नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं अपन। नॉर्मल फोर्स आप ऐसा सोचो, एक टेबल रखी हुई है, ठीक है ना? एक टेबल रखी है और टेबल के ऊपर एक बुक रखी है। एक टेबल रखी है और टेबल के ऊपर बुक रखी है। आगे क्या लिखते रहते हो? अब तू लिख, बताता हूं मैं तेरे को। एक टेबल रखी है, टेबल के ऊपर क्या रखी है? क्या बुक पे नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रही है? वेट। कौन सी फोर्स? जिसे हम बोलते हैं mg। सही बात है? वेट इज mg, है ना? अच्छा, ये फोर्स नीचे लग रही है। अगर ये फोर्स नीचे लग रही है तो बुक नीचे आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि क्या टेबल इस पे कोई फोर्स लगा रहा है? अरे लगा रहा है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व, नॉर्मल फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगेगी, क्योंकि अगर कांटेक्ट है ही नहीं तो नॉर्मल फोर्स का आना पॉसिबल। बात समझ आई? बात समझ आई? बोलो बेटा। आदि कहां पे? ठीक है, नॉर्मल फोर्स हमेशा कहां लगती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। किसी ने मुझसे पूछा कि सर नॉर्मल फोर्स, आपने ये तो बता दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगेगी, आपको कैसे पता ऊपर लगे? नॉर्मल फोर्स नीचे भी लग सकती है। आपने तो मुझे सिर्फ ये बताया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फोर्स लगाओ, बट उसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे आप? तो हमने इसकी जो डेफिनेशन बनाई उस पे हमने डिफाइन किया, नॉर्मल फोर्स विल एक्ट इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। क्या मेरी बात समझ आई? अगर ये नॉर्मल फोर्स बुक पे नीचे लग जाती तो ये बुक को इलोंगेट करने की कोशिश करती।
हमने बोला नॉर्मल फोर्स हमेशा ऐसे लगेगी कि वो चीजों को कंप्रेस करने की कोशिश करे। तो बुक पे जो नॉर्मल फोर्स लगी उसे हमने बोला नॉर्मल ऑन बुक ड्यू टू टेबल। सिमिलरली टेबल पे जो नॉर्मल फोर्स लगी उसे हमने बोला नॉर्मल ऑन टेबल ड्यू टू, जहां जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां वहां नॉर्मल फोर्स आएगी। बात समझ आई? एक और लगाओ। इस डायग्राम में यू हैव टू मार्क ऑल द नॉर्मल फोर्सेस। बस सारी नॉर्मल फोर्सेस बनाने की कोशिश करो। हो गई आदि? कहां पे? निधि मार्क करिए। चलो, क्या ग्राउंड इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है? लेट अस से N2 या N1, इस पे भी नॉर्मल फोर्स लगा रहा है N1। बोलो कोई डाउट? पक्की बात? ये सबने मार्क किया है? सबने मार्क किया? बहुत बढ़िया। क्या ये दोनों ब्लॉक ग्राउंड पे भी फोर्स लगा रहे हैं? जैसे बुक टेबल पे लगा रही है, टेबल बुक पे लगा रही है, वैसे ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे लगा रहा है, ग्राउंड भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है। ये चारों मार्क किए? मार्क किए? वेरी गुड। उसके बाद बी ने ए पे नॉर्मल फोर्स लगाया, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी। क्या ए ने भी बी पे लगाया? नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू, सारे सेकंड आदि? ये नहीं किया साइड वाले नहीं किए थे, मैंने ग्राउंड वाले के अलावा बाकी सारे सेकंड, बाकी सारे सेकंड। बहुत बढ़िया। आप ऐसा सोचो कि मैंने ना एक बुक रखी है इंक्लाइन प्लेन पे, यहां बुक रख दी मैंने, ऐसे नॉर्मल फोर्स मार्क करो।
मार्क कर लिया सबने? हाँ, मार्क कर लिया? ऐसे कितने लोगों ने मार्क किया? ये कितने लोगों ने मार्क किया? निखिल, तूने ऐसे परपेंडिकुलर किया था? हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, नॉर्मल फोर्स acts perpendicular to the contact surface. वो जिस सरफेस पे रखी है उससे परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। बात समझ आई? ऐसे ही तो लगाइए नीचे। नहीं ठीक है नीति, नॉर्मल फोर्स में कोई डाउट? मैग्नीट्यूड छोड़ो, लगती कैसे, बात क्लियर है? जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां वहां लगेगी। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, टेंशन। क्या समझते हो टेंशन? सर जय सर रोज दे देते। What do you mean by tension force? ये टेंशन, वो टेंशन, ऐसा समझो एक ब्लॉक रखा है ना, ए, और एक ब्लॉक रखा है अपना मस्त बी, और इनके बीच में ना रोप है बढ़िया। एंड अपन ने इस ब्लॉक को खींचना शुरू किया लेटस से 10 न्यूटन फोर्स से, एंड बाय डिफॉल्ट, मतलब ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा बता देता हूं, दैट स्ट्रिंग्स are massless and inextensible। ठीक है, अब सोचो हुआ क्या? आपने इसको खींचना शुरू किया 10 न्यूटन से, सो ये रोप में एक खिंचाव आया। खिंचाव समझते हो? When the rope is taut, exactly tight, loose नहीं, taut। उसके बाद भी जब आप रोप को थोड़ा खींचते हो तो रोप में खिंचाव आता है। ठीक है, उस खिंचाव को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली रोप पे एक फोर्स डेवलप होती है जो क्या चाहती है? उसको वापस अपनी पोजीशन पे लाना चाहती है, यस और नो? समथिंग लाइक रबर बैंड इलास्टिसिटी, जो तुमने ऑब्जर्व किया, ऐसे खींचो छोड़ते ही पट से वापस। सो जब आप किसी चीज को उसकी नेचुरल लेंथ से ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हो, उसमें एक खिंचाव डेवलप होता है। दैट खिंचाव इज कॉल्ड एज टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सो टेंशन इन द स्ट्रिंग, पहली चीज टेंशन एक फोर्स है, तो इसमें भी हमने वैसे ही डिफाइन किया दैट टेंशन विल एक्ट along the string and in such a direction so that it tries to
to reduce लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये क्या चाहती है कि स्ट्रिंग की लेंथ कम हो जाए। ठीक है, बात समझे? जैसे सपोज अपना ये जैसे फैन लटका है, वैसे हम एक ब्लॉक को लटका दें सीलिंग से, कुछ ऐसे। ये अपना सीलिंग है, एक रस्सी से ब्लॉक को लगा दिया, क्या इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी? डायरेक्शन में ऊपर या नीचे? ऊपर। बात समझ आ रही है? ये ब्लॉक स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है mg से, तो ये स्ट्रिंग क्या चाहती है? ठीक है, टेंशन। क्या बोला इस लड़के ने? देख रहा हूँ क्या कुछ भी बातें कर ऐसा कुछ बोला है, ऐसा नहीं कुछ क्या बोला बोला नहीं, है? कुछ नहीं बोला। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं तो प्यार करूं, मेरी हो मैं तेरा अब आता है एफबीडी पे। एफबीडी एक्चुअली एक टेक्निक है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। न्यूमेरिकल्स यहां से सॉल्व होंगे सारे, एफबीडी। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज एफबीडी? एफबीडी स्टैंड्स फॉर free body diagram. FBD stands for free body diagram. ठीक है, क्या है मैं आपको बताता हूं। आप ऐसे समझो, ऐसे तीन ब्लॉक्स रखे हैं, दीदी देखिए मत, आप ऐसे समझो ऐसे तीन ब्लॉक्स रखे हैं। ठीक है, एक का एफबीडी मैं बनाऊंगा, दो के एफबीडी आप बनाओगे। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं कैसे बनाते हैं। पहले एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, कुछ नहीं करना है, मतलब किसी भी बॉडी का जब आप एफबीडी बना रहे हो, लेट अस से आई एम ड्राइंग एफबीडी ऑफ ए। अगर आप किसी बॉडी का एफबीडी बना रहे हो, सिंपली उस ऑब्जेक्ट को बनाओ और उस पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं सब मार्क कर दो, बस। बाकी ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना। तो ए पे कौन कौन से फोर्सेस मार्क कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो इस पे नीचे लगा mg, यस और सही बात है। फिर इस पे ऊपर लगा यस और नो। उसके बाद इस पे एक फोर्स लगी, ये है नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड, ये है नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स लग रही है? फ्रिक्शन की हम बात अभी
बात समझे? कुछ नहीं करना है, एफबीडी मतलब बॉडी को बनाओ, उस पे जितनी फोर्सेस हैं सारी मार्क करो, इसे बोलते हैं एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ये उतार लो और बी और सी का बनाओ। बना लिया आदि? बना ली? बी का ए का कहाँ है? सॉरी बेटा, बी मैं बनाता हूँ। निखिल बन गया बी और सी? बी हो गया? किसी का सही है पूरा? सही है? वेरी गुड। और किसी का? हमने बी सी ने बनाया। मैंने एमजी नहीं बना। मैं एम पे उल्टा बनाया, एम जी बनाया। नीति, आपने क्या मिस्टेक करी? सर मैंने बी और बी जी ने बनाया। बाकी ठीक है सारे? समझ में आया है? हाँ। बॉडी में जितने फोर्सेस लग रहे हैं ना सारे बनाने हैं। सी ट्राई करो। पहले से लगा था और फिर बी सी। ए जी ओ जी सी हो गया? दीदी पक्की बात, सोच ले। सर वो एनर्जी क्यों आएगा? बेटा बॉडी का वेट, वेट तो हमेशा ही लगना है। अरे वेट तो हमेशा ही लगेगा। ये पंखा लटक रहा है, वेट लग रहा है, सही बात है ना? वेट तो हमेशा लगेगा। नीति सही है? आदि और काव्य ठीक था? देखिए ठीक था, ठीक है। एफबीडी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं कि करना कैसे। एक्चुअली जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में हम करेंगे वो हम किस पे करेंगे? एफ इक्वल टू एम ए। किस पे करेंगे? जो तुम बचपन से करते आए। थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे। देखो
अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, क्या ही उखाड़ लोगे मेरा? अरे सुन लो, क्या लिखे जाते हो तुम, मरे जाते हो लिखने में। एक 2 kg का ब्लॉक है जिसपे हमने फोर्स लगाई है एट एन एंगल ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री 20 न्यूटन। मैंने आपसे पूछा कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, बता आंसर। F इक्वल टू m में आता है मेरे, बोलो। सुनो कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाओ। देख मैं एफबीडी बनाता हूं, ध्यान से देखना। ये अपना ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहले तो नीचे लग रही है mg, मतलब 20 न्यूटन। बोलो यस और सही बात है। ऊपर लग रहा है नॉर्मल, सही है। इस फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ? घुसा 20 cos 37 कितना? 20 into 4/5, सही है। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हुआ? क्या इसके अलावा और कोई फोर्स लग रही है? पक्की बात। अब सोच, क्या ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं सर। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्सेस किस डायरेक्शन में? तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दो। ध्यान से देख, नॉर्मल मतलब ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड्स कौन कौन सी है? 20 एंड नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? क्या ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितनी है? सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F is equals to 16 is equals to 2 into एक्सेलरेशन आया अब फोर्सेस स्ट्रेट लाइन में नहीं लगेंगी, वो लगेंगी आड़ी टेढ़ी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, रिजॉल्व करके एफबीडी बनाओ और F इक्वल टू एमए लगाओ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, बस काम खत्म। ये सारे क्वेश्चंस F इक्वल टू एमए वाले हैं, दो डायरेक्शंस में, एक वर्टिकल और एक करते हैं। चलेगा। इस केस में मैंने सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है, तो वर्टिकल नहीं निकालना चलेगा। कभी कभी नॉर्मल पूछ लेते हैं, मतलब अच्छा, अरे कभी नॉर्मल पूछ लेंगे तो वर्टिकल हेल्प करेगा। इट डिपेंड्स आपसे पूछा क्या गया।
एफबीडी बनाओ, आंसर निकालो। कैलकुलेट नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन। ये हो गया नीति? कर रही हूँ। अच्छा, उधर देख रहे थे, मुझे लगा हो गया होगा। मैंने करूँगी। आ गया? कितना आ रहा है? 7 क्या 7? मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकंड है। हाँ देखिए 7 आ रहा है। हाँ नॉर्मल कितना आ रहा है? और 72 नहीं सर 18 52। नीति को बात नहीं, नेक्स्ट करो मैं बताता हूँ। आया? सर ये ऐसे होना ना। हमारा कुछ आया है? देखो मैं करता हूँ, आ जाओ। देख मेरी बात सुन, सबसे पहले हमने इस ब्लॉक का एफबीडी बनाया, नीचे लगेगी एमजी कितनी? एमजी 20। इस फोर्स का हमने 50 cos 53 दैट इज 30 और ऊपर से लगी सिमिलरली 20 cos 37 दैट इज 16 हाँ और ऊपर से लगी और एक फोर्स ऊपर लगी। तो वर्टिकल अगर मैं बैलेंस करूं, नॉर्मल इज इक्वल्स टू 12 प्लस 40 प्लस कितना हुआ? 72। किसका सही है? 50 मैंने ये समझ में आया है मैडम? मैंने ये 20 ऐड नहीं किया। समझ में आया?
सर लेकिन वो 50 क्यों नहीं लगेगा? कौन सा बेटा? वो है। बेटा 50 को रिजॉल्व कर दिया ना 40 और 30 में। तो 20 सर वैसे नीचे गया तो 50 नहीं जाएगा। 20 कहाँ हाँ, है? वो- अरे ये mg है, ये 50 के दो कंपोनेंट्स हैं, 30 और 40, उनका रिजल्टेंट ही तो 50 है, तो 50 ना लगा के हमने 40 30 लगाया। वो समझा सर, लेकिन वो नीचे उधर 20 न्यूटन फोर्स था तो आपने नीचे mg में 20 ले लिया। Correct. वैसे 50 क्यों नहीं लगेगा? वही तो रिजॉल्व किया था। तो अरे सर 20 20 भी को निकल गया। 16 मिनट रिजॉल्व किया ना सर। फिर 12 भी होना है ना ऐड इधर देखना। मतलब क्या पूछ रहे थे? सर वो आ जाएगा। सर ये वाला जो है, ये 20 जो है वो ऐसे नीचे इधर 20 लगा बराबर। ये 20 इधर नहीं लगा, ये 20 तो इधर 12 और 16 में लगा। वो 20 क्या ये है? mg अच्छा, पाँच। घुसा मार दूंगा तेरे को। ओके हाँ समझा। अरे वो जी का जी। हाँ, अरे क्योंकि सर फर्स्ट हाँ, सर, में सर, 20 सर। था ना, तो मेरे को भी वही लगा था कि ये 20 भी था। था। ठीक है अनवी, हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो, हॉरिजॉन्टल में F net इक्वल टू नेट फोर्स कितना है हॉरिजॉन्टल में? 30 माइनस 16 इज इक्वल्स टू मास is 2 into a, तो कितना आया? 16 minus 30 is, so एक्सेलरेशन आया ठीक है, ठीक है, हो गया। नहीं कितना आया 35 एक्सेलरेशन? नहीं नॉर्मल, Acceleration दो है। actually super टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? बॉटल में क्या मिला के लाया है? पानी आई डाउट। नहीं पानी है टेस्ट चेक कर के बॉटल को खोल के सूंघ जा। क्या सुनेगा पीने के बाद हंस क्यों रहा था भाई? मतलब स्मेल ही नहीं आता पानी। करना टेस्ट नहीं, भरोसा नहीं। नितिन कितना आया? सर 2 सर 6 है नॉर्मल? 90 एक्सेलरेशन दो है हाँ सर 2 है 2 है आदि हाँ सर, कितना? ये आया ऐसे सर। एक मिनट से तो 20 ऐसे सर करो ना। ये सब बाहर से है ठीक है सर। एफबीडी ठीक बताया मैंने, देख लो। अरे एफबीडी ठीक है? अरे
एफईडी ठीक है? बहुत अभी समझा। तो नॉर्मल प्लस 20 इज इक्वल्स टू 55। तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू, किसका आंसर मैच हुआ? बहुत सुंदर। एंड हॉरिजॉन्टल 20 इधर 10 इधर, मतलब 10 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? F इक्वल टू m है। इस टाइप के तुमने नहीं किए होंगे ना जूनियर क्लासेस में। F इक्वल टू m है। मैं तो कह रहा हूं ये छोड़ो, 3 लगा दी, 3 फोर्स लगानी है। अच्छा मैं कह रहा हूं मैं 5 फोर्स लगा दूं कुछ भी आड़ी टेढ़ी डायरेक्शन में, क्या तुम क्वेश्चन कर सकते हो? आगे बढ़ो। इंक्लाइन प्लेन देख, इंक्लाइन प्लेन देख। अभी इंक्लाइन प्लेन देख लेते हैं, फिर इंक्लाइन प्लेन पे 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर यहीं पे रुकते हैं आज। इंक्लाइन प्लेन, तो जैसे इंक्लाइन प्लेन पे हमने ब्लॉक रख दिया m, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इंक्लाइन प्लेन पे सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। तो कौन सी फोर्स पहले यहां लगी? एक तो लगी नॉर्मल, सही बात है। दूसरी कौन सी लगी? डायरेक्शन। ऐसे लगेगी या ऐसे? कंफ्यूज मत हो। नॉर्मल एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, mg acts towards the ground। कुछ बात समझ आई? अरे यार मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो भी फोर्स नीचे लग रही है, मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो भी फोर्स नीचे लग रही है। mg acts towards the ground। बात समझ आई? ध्यान से देख लेना। ये थीटा, ये 90, ये कितना? तो ये कितना? बात समझ आई? अरे पक्का? इसका मतलब mg का ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ? mg का ये कंपोनेंट कितना हुआ? mg और mg का ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ? ये वाला कंपोनेंट इस ब्लॉक को नीचे लेके आता है। कुछ बात समझ आई? मतलब इसमें अगर मैं फोर्सेस बैलेंस करूंगा तो मैं लिखूंगा नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, एंड अभी तो ठीक है और कोई फोर्स नहीं है, mg sin थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू acceleration। So acceleration is रट मत लेना acceleration g sin theta, वो इसलिए आया क्योंकि यहां पे और कोई horizontal force नहीं है। अगर मैं यहां और horizontal force लगाने लग जाऊंगा तो F net equal to m, ठीक है? बट inclined plane पे resolving ऐसे करते हैं, along the incline and perpendicular to the incline, ठीक है? क्वेश्चन करते हैं।
हटा दो उसको। हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हो? ट्राई करना है। FBD बनाओ, बस FBD का ही खेल है। Sir, 5.9. एक्सेलरेशन 9.8 लिया है, 10 लिया है। 10. नॉर्मल कितना है? 800. हाँ, ठीक लग रहा है। मेरा भी सेम। सेम आया? हाँ। वेरी नाइस। आया ही नहीं। आया नहीं, कोई बात नहीं। निखिल, नहीं है। कोई बात नहीं। आओ देख, यहीं पे FBD बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। नॉर्मल and this component directly mg cos 37, अरे कितना 800. mg cos 37 800, मतलब नॉर्मल इज इक्वल्स टू 800 न्यूटन। फोर्स बैलेंस कर दी। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? mg sin 37 600। so horizontal force 600 minus is equals to 598 by 100 is equals to acceleration, which is 5.98 meter per second square। निखिल बेटा क्या नहीं आया था इसमें आपका? नहीं कर रहा था तो हुआ नहीं। अच्छा, ओके। आया? यस सर, नो सर, सॉरी सर। आदि समझ में आया? समझ में आया। वो अलग कर। थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाओ। हाँ, अब मैं तो कह रहा हूं, मेरे लिए पता है टाइम पास है, मैं बहुत सारी फोर्सेस लगा सकता हूं। हाँ, मुझसे पूछना, मुझे आता है उससे ज्यादा। 7.6. हाँ, मुझे आंसर नहीं आता लेकिन। इसके लिए पूछा. हाँ जी, नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल कितना है? 57. तू कर, टेंशन मत ले। नहीं 53। 33.
वैल्यूज नहीं आ रहे हैं, इतनी मेहनत कराई थी उस समय, बोला भी था रट लो। तुम मुझे बताओ फिजिक्स रिजोल्यूशन के बिना आ सकती है? इसलिए पढ़ाया जाता है, हर चीज कनेक्टेड है। स्कूल में पढ़ाते हैं रिजोल्यूशन? आई डोंट नो, पढ़ाते हैं? वेरी नाइस। कैलकुलस भी पढ़ाते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, हाँ बहुत ही सुंदर। 57 60 और 80 है ना रिजॉल्व करना। चलो कॉस का नहीं आता मेरे को। वेक्टर्स देखना स्टार्ट किया? हाँ सर थोड़ा सा ही देगा। खत्म करो रिजोल्यूशन वेक्टर्स, थर्ड लेक्चर है वो। आगे निकल। हाँ एफबीडी ठीक है? एफबीडी ठीक है? बस बैलेंस कर दो पहले नॉर्मल। सो n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 60। तो नॉर्मल तो आया 57। सबका सही है? बहुत सुंदर। और हॉरिजॉन्टल में 80 इधर 4 उधर, मतलब 76 इज इक्वल्स टू 10 into a, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैच हुआ है। चलो